आवाज नहीं बेटा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, भविष्य में हर जगह यदि आप कहीं कंपटीशन में जाएंगे तो इस टॉपिक से कई क्वेश्चन आने आपके श्योर होते हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से इसको आप पढ़ेंगे। आपकी जो भी डाउट होगी उसको आप लास्ट में पूछ सकते हैं। इसके पिछले क्लास में आपने पढ़ा क्या था? असहयोग आंदोलन, वही था ना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कब प्रारंभ होता है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ होता है और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर पढ़ा था, क्लियर हुआ? इसके बाद आपने देखा होगा कि चारों तरफ से क्या होता है, महात्मा गांधी जी की चारों तरफ से निंदा, चारों तरफ से बुराइयां होने लगती है। जगह जगह लोगों ने गांधी जी के नाम पे बहिष्कार करने लगते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन जो चलाया जाता है उसमें आपने पढ़ा देखा कि भारत का जो छात्र है का अपना कॉलेज छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया, जो कर्मचारी हैं वो अपना कोर्ट कचहरी दफ्तर जाना बंद कर दिया। मतलब कि जो जहां है सब क्या किया, गांधी जी के मात्र एक आह्वान पे पूरा देश के सभी लोग क्या करते हैं कि गांधी जी के समर्थन में हो जाते हैं और ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार से मतलब कोई काम है नहीं हुआ, सारे काम धंधे क्या हुए, बंद कर दिए। और एक छोटी सी घटना कहाँ होती है? चौरी चौरा में होती है, गोरखपुर में। और इसके एवज में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इतना बड़ा जो आंदोलन, जन आंदोलन चारों तरफ से संचालित हो रहा था, गांधी जी ने क्या किया, उस आंदोलन को बंद कर दिया। तो आदमी नाराज होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है भाई। लाखों लाखों की संख्या में हमारे जो छात्र विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, लोग कर्मचारी जो होते हैं वो काम पे नहीं जाते, कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, दफ्तर में नहीं जाते हैं, कारखाने में नहीं जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे कहने पे यदि आपने ऐसा काम किया तो एक छोटी सी घटना घटित होती है और उसके एवज में क्या होता है, उतना बड़ा आंदोलन। मैं आपको बताऊं, यदि आंदोलन शायद थोड़ा देर और चला होता तो भारत तभी आजाद हो गया होता। तो इससे क्या होता है कि पूरा जनमानस होता है और गांधी जी के खिलाफ हो जाता है, गांधी जी से नाराज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश सरकार को जब इसकी सूचना मिलती है कि गांधी जी से पूरा जो जनमानस है, पूरा भारत का जो नागरिक है, जो भारत का युवा क्रांतिकारी है, वह गांधी जी से नाराज है, तो तुरंत ब्रिटिश सरकार क्या करती है, गांधी जी को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके 6 साल के लिए गांधी जी को जेल में डाल देती है। क्लियर हुआ? इसके बाद गांधी जी रहते हैं, जेल में रहते हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। फिर उनको लगता है, ब्रिटिश को लगता है यार गांधी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जी, कहीं कुछ घटना इस प्रकार की इंसिडेंट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी भारत के सर्वमान्य प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा थे। तो ब्रिटिश सरकार उनको छोड़ती है और इस आधार पे 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं, हाँ 22 के बाद क्या होता है, 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बेलग्राम। बेलग्राम बेटा ये है आपका कर्नाटक में है। मैं आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय देश की सर्वमान्य पार्टी थी, अन्य कोई पार्टी नहीं थी। और इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। उस समय इसकी स्थापना किसने किया? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस आधार पे देश को आजाद कराने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस आधार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलग्राम में अधिवेशन होना होता है। और इस बात की सूचना जब गांधी जी को लगती है तो गांधी जी वहां आते हैं। और एक चीज आप गौर सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उसमें से 1924 का जो अधिवेशन होता है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 1924 बेलग्राम का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। इस चीज को आप काउंट कीजिएगा
कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? महात्मा गांधी जी को बनाया जाता है। अब उसमें गांधी जी को बनाया जाता है और लोग गांधी जी से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। किस बात के लिए? इधर एक कारवां चलता रहता है कि फिर कोई आंदोलन किया जाए और उसके बाद एक कारवां चलती रहती है। गांधी जी फिर उस समय से फिर निष्क्रिय होते हैं राजनीति से और समाज सेवा में। उस समय आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, प्लेग वगैरह महामारी फैली थी, उसमें तमाम प्रकार के सेवा कार्य करने लगते हैं। और इसी बीच साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 ईस्वी में भारत आता है। रिकमेंडेशन 1919 अधिनियम का जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार समय समय पर एक कमेटी का गठन करती है और इस आधार पर इस कमेटी का भी सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में कमेटी भारत आती है। भारत की जो संवैधानिक स्थिति है उसकी जांच पड़ताल के लिए आती है और चूंकि उसके जो भी मेंबर होते हैं वे सभी क्या होते हैं? सभी ब्रिटिश होती है। इस आधार पे भारत के जो लोग होते हैं, भारत की जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? भारत के जो क्रांतिकारी होते हैं उस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हैं और उसी में बहिष्कार में भारत के एक महान लीडर लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा। उनको उसी बहिष्कार में काफी चोट आती है और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये घटना कब की है? 1928 की है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर एक महत्वपूर्ण बेहद पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर कांग्रेस का फिर वहां अधिवेशन होता है। ये आपकी परीक्षा में बार बार आता है कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और आपको मालूम होगा उस समय भारत और पाकिस्तान संयुक्त प्रांत था, उस समय डिवाइड नहीं हुआ था। तो इस चीज को, और किस नदी के? रावी नदी के तट पे क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन है 1929 ईस्वी के। और इस समय इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इस समय होता क्या है? और हम लोग 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? संविधान कब लागू हुआ? हाँ, संविधान कब बना? 26। आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 की तिथि को हम लोग किस दिन, किस रूप में याद करते हैं? संविधान दिवस। आपको शपथ ग्रहण भी विद्यालय में भी कराया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण रूप से भारत का संविधान बना के तैयार कर दिया गया था। और सिर्फ तैयार ही नहीं किया था, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको पूरे देश में लागू भी कर दिया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब संविधान हमारा कब बना? 26 नवंबर 1949 को, तो लागू क्यों किया जाता है 26 जनवरी को? कभी इस पे आपने विचार किया? आखिर उठना चाहिए ना प्रश्न। जब हमारा संविधान है बन के 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो 26 जनवरी को आपकी परीक्षा में आता है कि बार बार आता है कि जब 26 नवंबर को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन के है, 26 नवंबर को पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका था, तो लागू क्यों किया जाता है 26 जनवरी को? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वही होता है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पे, जिसकी अध्यक्षता किसने करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उस दिन ब्रिटिश को जलाने के लिए पहली बार तिरंगे को फहराया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और ये निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे? 26 जनवरी को, आने वाले दिसंबर में बैठक होती है और इसके बाद जनवरी आने वाली होती है 26 जनवरी। इसी दिन 26 जनवरी को पहली बार देश में तिरंगा को फहराया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और निर्णय लिया जाता है कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस आधार पे वहीं से बात फिर उठती है और इस आधार पे इसमें गांधी जी भी होते हैं। गांधी जी से लोगों ने फिर निवेदन करते हैं कि हमारा जो आंदोलन है
हमारा ये जो पूरा जनमानस है आज क्या हो रहा है, हमारे जो क्रांतिकारी आज क्या हो रहा है, सभी मतलब कि क्या हो रहा है, सभी का सिक्योर जोन में चले जा रहे हैं, आंदोलन का कहीं कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए हम आप सभी लोग मिलकर आपसे निवेदन करते हैं कि आप ही कुछ कीजिए, आप एक कोई बड़ा आंदोलन पे विचार कीजिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। गांधी जी सबकी बातों को सुनते हैं और सबकी बातों को सुनने के बाद निर्णय लेते हैं, ठीक है यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ करूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि हमारे आंदोलन में फिर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके आगे पीछे आपने देखा, असहयोग आंदोलन में देखा कि चूंकि गांधी जी का सिद्धांत क्या था, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने थे। गांधी जी ने कहा था कि भारत को यदि स्वतंत्र कराना है तो सत्याग्रह के आधार पे हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कराएंगे, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नाम की चीजें नहीं आनी चाहिए। तो गांधी जी की बातों से सभी लोग सहमत होते हैं, ठीक हम किसी प्रकार की ऐसी वारदात, ऐसी घटना दुर्घटना को अंजाम नहीं देंगे, लेकिन आप क्या करें, आप आंदोलन किया। और इस आधार पे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या प्रारंभ किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि गांधी जी कहे कि ब्रिटिश हम पे अधिकार क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उसकी बात को मान रहे हैं, उसके नियम कानून को मान रहे हैं, वो जो टैक्स लगा रहे हैं उसको हम पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं। जिस दिन क्या करेंगे, हम उसकी आज्ञा का, उसके नियम कानून का उल्लंघन कर देंगे, क्या होगा, उस दिन से ब्रिटिश भारत को छोड़ के, मजबूर होकर भारत को छोड़ के वापस चला जाना होगा। और इसके बाद गांधी जी क्या प्रारंभ करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन गांधी जी के मन में एक बात आती है, आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, जब युद्ध काल आता है तो वैसे ही नहीं युद्ध हो जाता है। आपने देखा कि जब बात नहीं बेटा, सीता जी को रावण हरण करके उठा ले जाता है तो राम जी तुरंत अटैक नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो सैनिक होते हैं, अंगद जैसे अंगद को भेजते हैं संधि के लिए, यार जाओ बात करो, हो सकता है बात के द्वारा क्या हो जाए, रावण मान ले तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। महाभारत आपने देखा, श्री कृष्ण भी दूत बन के जाते हैं दोनों पक्ष कौरव और पांडव के बीच में, कि किसी प्रकार से, और बेटा देखो युद्ध है किसी भी समस्या का जड़ नहीं होता है, युद्ध होगा तो क्या होगा, दोनों ओर का विनाश होगा, नुकसान होगा। तो गांधी जी के दिमाग में ये चीजें थी कि डायरेक्ट इस प्रकार का आंदोलन, और चूंकि आपको मालूम हुआ कि गांधी जी के साथ आज क्या पूरा जनमानस 1917 से लेके आज तक 1930 तक हिंदू मुस्लिम स्त्री पुरुष श्रमिक मजदूर किसान जो जहां है सब एकदम क्या है, गांधी गांधी, सब गांधी जी के फैन हो जा रहे हैं कि गांधी जी क्या करेंगे, हमको इस ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से मुक्ति दिला सकते हैं। आदमी आंख मूंद के गांधी जी पे विश्वास करता था। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गांधी जी के मन में आया तो गांधी जी ने क्या किया, ठीक है इस बिचारी सवाल है, हमको भी क्या करना है, एक बार हमारी जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, हमारी क्या क्या समस्याएं, हमारे लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उसको एक बार हमको कहाँ भेजना चाहिए। उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ध्यान दीजिएगा, आगे एक बहुत बड़ी चीजें आएंगी। आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सुना होगा। 23 जनवरी को उनको फांसी दी जाती है 1930 ईस्वी को, इसी कालखंड की बात है। और इसमें इस बात को लेके गांधी जी जो इरविन को पत्र लिखते हैं उसमें बात को जिक्र किया जाता है, गांधी जी यदि शायद भगत सिंह की फांसी बचाने के लिए इरविन से उस पत्र में लिखे होते, इरविन चाहे करता या न करता लेकिन गांधी जी बचाव तो रख सकते थे। इस बात को लेकर लोग गांधी जी से काफी नाराज होते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस आधार पे क्या गांधी जी के प्रमुख पत्रिका चलती थे, निकलती थे, उसका नाम था यंग इंडिया। आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार पूछता है यंग, ये क्या है, ये पत्रिका है गांधी जी की, मासिक पत्रिका निकालते थे। गांधी जी ने क्या किया, अपने 11 सूत्री मांग, महात्मा गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा जी की 11 सूत्री मांग, अपनी इस पत्रिका में 11 सूत्री बातों को लिख के
उस पत्रिका के माध्यम से उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और जो ब्रिटेन की महारानी के पास बैठते थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, भारत में लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन में कौन देख रहे थे, रैमजे मैकडोनाल्ड के पास भिजवाते हैं। और उसके बाद क्या हश्र होता है उसको जानने से पहले फिर मैं आपको वापस लाता हूं कि महात्मा गांधी जी के ये जो 11 सूत्रीय जो बिंदु थे, जो शर्तें थी, जिन्होंने अपने पत्रिका के माध्यम से भिजवाया, वो क्या क्या था। आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि गांधी जी क्या थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। क्या समस्या आने वाली है वो पहले ही भाप जाते थे। और गांधी जी का उद्देश्य था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, हमसे जुड़े। तो गांधी जी ने अपने इस पत्रिका के माध्यम से 11 जो बिंदु रखे, उसमें गांधी जी ने भारत के किसानों की समस्याओं को रखा, क्योंकि आपको मालूम होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 85 से 90% आबादी जो है क्या है, कृषि कार्यों में लिप्त है। और आपको ये भी मालूम होगा कि भारत का जो किसान उस समय था, उस समय ब्रिटिश इतने तरह के टैक्स उन किसानों पे, उन निरीह किसानों पे लाद दिया था कि उन किसानों की कमर टूट जा रही थी। और इस आधार पे गांधी जी ने क्या किया, किसानों को अपने साथ लेने के लिए किसानों की समस्याओं को उस अपनी पत्रिका में लिख के लॉर्ड इरविन के पास भेजते हैं। और उस किसानों की 2 मांग होती हैं। उसे पहला जो मांग था उसमें गांधी जी ने लिखा था कि भू राजस्व 50% कमी जाए। भू राजस्व में कितनी, 50%। जो जमीन पे जो आप टैक्स लगा रहे हैं, जो किसानों खेती पे आपका जो टैक्स है वो कितना है, उसमें आप क्या करेंगे, 50% की कटौती कीजिए। मतलब यदि 100 रुपये आता था तो आप क्या करेंगे, अब 100 रुपया नहीं आपको लेना है, कितना लेना होगा, 50 रुपये। क्योंकि बहुत अधिक टैक्स है अंग्रेज भारतीय किसानों पे लगाया हुआ, तो निश्चित रूप से भारत के किसान खुशी होगा कि नहीं होगे, खुश होगा। भाई हम आपके जैसे चुनाव आता है तो आप देखते होंगे मैनिफेस्टो आता है ना, हर पार्टी क्या करती है, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। उसमें क्या देती है, यदि हम सरकार मतलब कि आपका जन समर्थन मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, आपको फ्री में लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, 2 GB छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए, विद्या कन्या धन, तमाम प्रकार की योजनाएं बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए देती है ना सरकार। किस लिए देती है, कि आप प्रलोभन में आइए और उनका वोट जो है वह बैलेंस बढ़े। तो इस आधार पर गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी उस समय राष्ट्रपिता की भूमिका निभा रहे थे। और किसानों के हित में सबसे बड़ी जो समस्या थी कि किसानों पे ब्रिटिश का जो इस प्रकार के जो टैक्स था उसमें 50% की कटौती की बात करते हुए लॉर्ड इरविन को अपने पहले पॉइंट पे दिया। क्लियर हुआ। दूसरा जो पॉइंट था नमक कर। मैं फिर आपको बताऊं, नमक ऐसी चीज है, कोई ऐसा है क्या नमक नहीं खाता है, समाज का चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी नमक की मूल आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए क्या मिल जाए, रोटी मिल जाए और नमक मिल जाए तो आदमी खा जी लेगा, खा लेगा ना। तो इसलिए नमक क्या थी, मूलभूत आवश्यकता समाज की है। और गांधी जी ने इसका लाभ इसको गुनाया, क्योंकि उस समय नमक कहाँ होता था, भारत में होता था। और उसको बनाता कौन था, भारत का ही किसान बनाता था, लेकिन वो अपने मन से नहीं बनाता था, वह ब्रिटिश के कहने से बनाता था। और उस पे भी उसके अलावा उसको तमाम प्रकार के टैक्स देना होता था। तो गांधी जी ने अपने पत्रिका में लिखा कि नमक आज क्या है, आम जनता का आधार है नमक, और इस आधार पे नमक कर को कम करके हमको भी नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। मतलब जो आप हमारे खेत में हो रहा है, हमारे लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमको स्वतंत्रता नहीं है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक नमक को बना सके। और उस पे आपका ये जो टैक्स है इसको आप हटा लीजिए। तो गांधी जी ने किसानों के फेवर में 2 बातें रखे। अब दूसरा जो पॉइंट आएगा उसमें भारतीय जो उस समय के पूंजीपति और व्यापारी वर्ग था। भाई गांधी जी समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास किया, उनकी भी हित की बात को देखा। तो उस समय पूंजीपति और व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए। सीमा शुल्क क्या किया जाए, जो कस्टम ड्यूटी है, जैसे होता क्या है, ब्रिटिश भारत से जितने भी रॉ मटेरियल होते थे
जितने भी कच्चे माल होते थे सब कहाँ उठा ले आता था, अपने वहां ले आता था, और उसका अपने वहां निर्माण कराता था, अपने यहाँ से ले आता था, कितने दाम पे, औने पौने दाम पे, सस्ते दामों पे ले आता था, उसका वहां निर्माण कराता था और उसको फिर भारतीय मार्केट में लाता था और महंगे महंगे दामों पे बेचता था। तो लाभ कौन कमा रहा है? परेशान हमारा भारत का नागरिक हो रहा है, भारत का किसान हो रहा है, भारत का व्यापारी हो रहा है, भारत का पूंजीपति हो रहा है, उसका लाभ सब कौन ले रहा है? ब्रिटिश है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो हमारे सीमा शुल्क हैं वो जब बढ़ेंगे तो विदेश से जो सामान आएंगे उस पर क्या होगा, ज्यादा टैक्स देना होगा, और ज्यादा जब टैक्स दे के आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसको कम लोग खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, भारत का जो सामान है कम दाम पे बिकेगा, और जो टैक्स दे के आया तो निश्चित रूप से ज्यादा बिकेगा, तो इस आधार पे क्या होगा, उसका सामान नहीं लेगा। इसलिए भारत के व्यापारियों और भारत के पूंजीपतियों को साधने के लिए गांधी जी ने तीसरा पॉइंट अपनी यंग पत्रिका में लिख के दिया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, समुद्र तट का संरक्षण किया जाए। समुद्र तट, क्योंकि आपको मालूम होगा उस समय जितने भी व्यापार होते थे सब समुद्र के माध्यम से होते थे, तो उनको सुरक्षित किया जाए, संरक्षण दिया जाए। और इस आधार पे तीसरा जो पॉइंट था, रुपए की विनिमय दर कम किया जाए। रुपए की विनिमय दर, रुपए का जो ग्रोथ रेट है वह क्या था, वह बहुत कम था। इस आधार पे 3 पॉइंट गांधी जी ने पूंजीपति और व्यापारियों के हित में किया। अब इसके बाद 5 हो गया। छठा पॉइंट है, महात्मा गांधी जी ने आम आदमियों के हित के लिए किया। भाई समाज में केवल 2 ही वर्ग तो नहीं रहना है, किसान और व्यापारी तो नहीं, अन्य भी वर्ग है ना, तो उनको साधने के लिए भी गांधी जी ने क्या किया कि आम आदमी के हित में क्या किया कि सेवा व सेना पर 50% कम किए जाए। क्या किया जाए? सेना पे, आपको मालूम होगा उस समय भारत का सेना था, सेना क्या करती थी, सब तो ब्रिटिश सेना में नहीं थे, बहुत सारे भारतीय भी थे, लेकिन क्या हो रहा था, सेना भारत की थी, काम किसके लिए करेगी, ब्रिटिश के लिए करेगी, उसका खर्च वहन कौन करेगा, भारत के लोग करेंगे। गलत है ना भाई, आपके लिए काम कर रहा है तो आप उसका वेतन दीजिए, उसका वेतन मैं क्यों दूंगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो चाह रही थी, निरंकुशतावादी थी, डिक्टेटरशिप थी, वह जो चाहे, तो इस आधार पे महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, यह आपकी प्रणाली गलत है, आप जो टैक्स लगा रहे हैं इसमें क्या कीजिए, जो खर्चे आएंगे उसमें 50% की कमी कीजिए, ताकि हमारे भारत के लोगों पे कम बोझ पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, शराब पर प्रतिबंध। शराब पर प्रतिबंध, अभी आपने देखा कोरोना काल चल रहा था, आपके आंखों से अभी बिल्कुल जल्दी ही गुजरा है, ठीक है ना, ये सुनने को आ रहा था यार वो आज वो मर गए, कल वो मर, सब आदमी अपने अपनी जान को फिक्र में पड़ा था ना, इसी मतलब इतनी बड़ी समस्याओं से हम लोगों ने उससे निजात पाई। तो उस समय लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या था, सब कुछ बंद था ना, आपके स्कूल कॉलेज सब बंद थे, यातायात संचार सुविधाएं सब बंद थी, लेकिन क्या खुला था, हाँ क्या, बोल नहीं रहे तुम लोग, भट्टी, मतलब शराब की भट्टी क्या थी, खुली थी। काहे खुली थी? बेचने के लिए, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा लाभ कहाँ से आता है, वहीं से आता है, तो सरकार घाटा में ना जाए, दुनिया बाढ़ में जाए। और देख रहे थे कि इतने वो लॉकडाउन लगा था, लेकिन क्या था, उसी में लोग, सरकार लाख मना करती थी कि भैया घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन क्या किए, सरकार की बात तो कोई नहीं माना। यानी कहा जाता ना कि इंसान की शक्ल में वो कुछ गधेयों ने जन्म ले लिया था, जो सरकार लाख पाबंदियां लगाती गई, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में उस समय भी क्या था, ब्रिटिश भारतीयों के लिए शराब जगह जगह पे मदिरालय खुलवा दिया था, शराब अड्डा खुलवा दिया था। क्यों खुलवाया था? नहीं, कमाई तो होगा करेगी, और देखो जब आपको गलत आदत लगेगी ना बेटा, जब आप आदमी शराब पी लेता है तो उससे मिलना ना, उसके हालचाल पूछना, दुनिया कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका अपनिया मुंह मस्त रहता है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार की ऐसा सोचती, भारत के लोगों को शराब जब पिला दोगे ना तो उसी में क्या होगा, उसी में लिप्त रहेगा, उसका देश का विकास हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, देश गुलाम है, देश स्वतंत्र होगा कि नहीं होगा, मतलब कि क्या है,
उसकी किसी भी प्रकार की तरक्की जो है क्या वो बाधित हो जाएगी और वो अपने मस्त हो जाएगा, वो सब मस्त होकर अपना काम करेंगे। तो इसलिए क्या किया गांधी जी ने, इस पे तत्काल क्या किया जाए, इसको बंद किया जाए। जो जगह जगह आपने इस प्रकार के मदिरालय को खुलवा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा नहीं बल्कि कितना होगा, 8वां पॉइंट होगा। 8वां पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मैं बताया कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, इसमें गांधी जी ने लिखा बेकसूरों को रिहा किया जाए। उस समय जो बेकसूर, जो भारत के क्रांतिकारी थे, भारत के जो राजनेता थे, जिन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाया था, अपना रौलट एक्ट बनाया था, या उस तरह से निरपराध में भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के यूथ को जेल में बंद किया। तो गांधी जी ने कहा इस प्रकार के लोगों को क्या किया जाए, जल्दी से रिहा किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट, हथियार रखने की स्वतंत्रता दिया जाए। हथियार आत्म सुरक्षा के लिए। उस समय आपको मालूम होगा, उस समय आदमी को, भारत के किसी भी व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गुनाह था, अपराध था। मतलब उसको क्या होगी, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा, उस समय के वायसराय होते हैं। उस समय क्या सब पाबंदी, मतलब आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, किसी प्रकार की हथियार नहीं रख सकते। यदि अवैध रूप से रखेंगे तो आपको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आता है कि खत कोई न पढ़ सके। खत, खत का मतलब चिट्ठी। आपको मालूम होगा उस समय चिट्ठी, डाकिया जो होता था वो किसका होता था, ब्रिटिश का होता था। अब भारत के लोग कोई, और आज की दूरसंचार की तो व्यवस्था है नहीं कि हम तुरंत क्या करें, बैठे बैठे बात, 2 मिनट और आपका समय लेंगे। तो इस आधार पे गांधी जी ने कहा कि कोई क्या करेगा, किसी प्रकार का कोई खत न पढ़ सके या कानून बनाया जाए। और लास्ट में गांधी जी ने कहा कि गुप्तचर पर जनता का विश्वास हो। गुप्तचर जो हमारे आज के क्या है, आईबी, सीआईबी, सीआईडी का नाम सुना होगा, जो गोपनीय, जो खुफिया विभाग है, उस समय भी होते थे। लेकिन क्या हो रहा है, वो किसके लिए काम करते थे, ब्रिटिश के लिए काम करते। तो गांधी जी ने कहा नहीं, वह किस पे, उस पे भारत के लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। और इस आधार पे क्या होता है, इस आधार पे गांधी जी की जो 11 पॉइंट, 2 मिनट बेटा, 11 बिंदुओं को लिख के अपनी पत्रिका के माध्यम से जब वो कहा जाता है, पत्रिका लॉर्ड इरविन के पास जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड के पास जाता है, तो क्या करते हैं, वे सब जैसे पाते तुरंत उठा के फेंक देते हैं, सब कोई मतलब नहीं होता है। और इस आधार पे गांधी जी फिर एक बार चिट्ठी लिखते हैं कि यदि आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हमको मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन गांधी जी की कोई बात नहीं सुनी जाती है और इस आधार पे गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा का आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। उसमें क्या होता है फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।